क्या वाकई ही में कोई शख्स प्लेन के ऊपर या टायरों के इर्द गिर्द रहकर 10,000 किलोमीटर का एक लंबा सफ़र तय कर सकता है? आखिर उन दो भाइयों का हुआ क्या? क्या वो ज़िंदगी की जंग जीते या हार गए? इन्हीं सब सवालों को जानने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें क्राइम से सलाखों तक में। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्राइम से सलाखों तक में। दोस्तों, अपने जीवन में हम कई कहानियाँ, कई किस्से पढ़ते सुनते हैं। कुछ को तो हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ किस्से कहानियाँ हमारे मन को झंझोड़ देती है। ये दुनिया इतनी बड़ी है कि इसके किसी कोने में कुछ ना कुछ ऐसा घट रहा होता है जो हमारी समझ से, हमारी सोच से एकदम परे है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही है जो आपके मन को झंझोड़ देगी। अभी 2 हफ्ते पहले हमने काबुल की कुछ तस्वीरें देखी थी जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और कुछ लोग वहाँ पर खड़े प्लेन के छत पर चढ़ गए थे और कुछ टायरों पर। और जब प्लेन हवा में जाता है तो वो लोग नीचे गिर गए थे और उनकी मौत हो गई थी, जो कि एक दर्दनाक हादसा था। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में कोई शख्स प्लेन के ऊपर या टायरों के इर्द गिर्द रहकर सफ़र कर सकता है? इन सब सवालों को लेके चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी शुरू करूं उससे पहले दोस्तों, हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट देकर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है पंजाब शहर से। पंजाब शहर जो कि अपने लहलाते खेतों और मक्के की रोटी और सरसों के साग के लिए प्रसिद्ध है। आपको एक साल थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूँ, 1995 में। 1995 में पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जिसमें कि खालिस्तीनी आतंकवादियों का सफाया किया गया था। सन 1996 में आते आते हालात सामान्य हो रहे थे, लेकिन मिलिटेंसी तब भी थोड़ी बहुत ज़िंदा थी। इसी पंजाब शहर में 2 भाई रहते थे, बड़ा भाई प्रदीप सैनी, छोटा भाई विजय सैनी। बड़े भाई की उम्र 23 साल, छोटे भाई की 19 साल। दोनों को भाई कह लीजिए, सगे दोस्त कह लीजिए, क्योंकि दोनों में इतना प्यार प्रेम था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। बड़ा भाई कार मैकेनिक वर्कशॉप में काम करता है और सपना ये है कि एक दिन अच्छा कार मैकेनिक बने। छोटा भाई भी उसी नक्शे कदम पर चलता हुआ। पिताजी उनके किसान हैं जो कि खेतों में काम करते हैं। ज़िंदगी इनकी एकदम अच्छी चल रही थी, लेकिन यहाँ से इनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। पंजाब पुलिस को कहीं से सूचना मिलती है कि बड़े भाई प्रदीप सैनी का कहीं से खालिस्तीनी आतंकवादियों से कनेक्शन है। इसी सूचना के आधार पर वो उनके घर जाते हैं और प्रदीप सैनी से पूछताछ करते हैं, लेकिन प्रदीप सैनी और उसका छोटा भाई साफ मना करते हैं कि सर, हमारा मिलिटेंसी से कोई संबंध नहीं है। आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए, आज तक हमने मिलिटेंसी का कभी साथ नहीं दिया है। लेकिन पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं। अब वो जब तब आते थे और उनके घर वालों को परेशान करते थे। उनके लाख समझाने के बावजूद भी और घर वालों के समझाने के बावजूद भी पुलिस वाले नहीं मानते। वो जब तब आकर उनको परेशान करते। अब दोनों भाई परेशान रहने लगे। दोनों भाई कहते हैं कि ये पुलिस वाले कभी भी आकर हमको पकड़ सकते हैं और हमें झूठे आरोप में थाने में बंद कर सकते हैं, और अगर हम थाने में बंद हो गए तो हम पर आतंकवादियों का ठप्पा लग जाएगा, जो कि गलत है। तो दोनों भाई ये सोचते हैं कि क्यों ना हम यहाँ से दूर भाग जाएं, ताकि हम पुलिस वालों के टॉर्चर से बच जाएं। अब दोनों भाई निर्णय लेते हैं कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। पंजाब में रहने वालों की एक ख़ास बात होती है कि उनका कोई ना कोई रिश्तेदार विदेश में सेटल होता है, या तो लंदन में, या तो इंग्लैंड में, या दुबई में, या यूएसए में। कहीं ना कहीं उनका रिश्तेदार होता ही है। तो यहाँ पर प्रदीप सैनी और विजय सैनी में ने भी अपना देखा कि हमारा कोई रिश्तेदार है, तो उनकी एक पहचान निकलती है जो कि लंदन में रहता था। उससे बात करी जाती है। वो बताता है कि लंदन आने के लिए तुम्हें पासपोर्ट चाहिए होगा, वीज़ा चाहिए होगा। अब दोनों पता करते हैं वीज़ा पासपोर्ट का, तो दोनों को पता चलता है यार, इसमें तो काफ़ी समय लगेगा। अब वो सोचते हैं क्यों ना हम किसी और तरीके से लंदन पहुँचें।
इसके लिए वो एक तस्कर से मिलते हैं। उस तस्कर के बारे में उन्होंने काफ़ी सुना था कि वो लोगों को जाली तौर पर दूसरे देश भेजता है। तो उस तस्कर के पास जाते हैं। वो तस्कर कहता है कि तुम्हारे पास ना तो कोई पासपोर्ट है, ना तो वीज़ा है, तो तुम सीधे तौर पर तो लंदन जा नहीं सकते। हाँ, तुम्हें चोरी छुपा कर भेज सकते हैं। वो कहता है इसके लिए हम तुम्हें जो प्लेन में एक लगेज रूम होता है जहाँ पर यात्रियों का सामान रखा जाता है, वहाँ पर तुम्हें चुपचाप बैठा देंगे और वहाँ से तुम सीधा लंदन पहुँच जाओगे। अब दोनों भाई तस्कर के चक्कर काटने लगे। तस्कर को इसके लिए उन्होंने 150 पाउंड भी दिए ताकि वो लंदन जा सके, लेकिन पैसे लेने के बाद तस्कर उन्हें टालने लगा। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और दोनों भाइयों की बेचैनी बढ़ रही थी। जब दोनों भाई देखते हैं कि ये तस्कर हमें लंदन जाने के लिए कोई मदद नहीं कर रहा, तो दोनों भाई अब सोचते हैं कि हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सितंबर 1996 का दिन था जब दोनों भाई सोचते हैं कि हम सीधा दिल्ली चलते हैं, वहीं से आगे का कुछ रास्ता ढूंढेंगे। तो सितंबर 1996 को दोनों भाई दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आके दोनों भाई ये पता करते हैं कि लंदन जाने की फ़्लाइट कहाँ से जाती है, कब जाती है, कितने बजे जाती है। ये सब जानकारी लेने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो लंदन के लिए फ़्लाइट जाती है वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जाती है। अब दोनों इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाते हैं। वहाँ पर वो एयरपोर्ट की रेकी करना शुरू करते हैं, मतलब उस एयरपोर्ट का जायज़ा लेते हैं कि कहाँ से रास्ता हमें अंदर जाने के लिए मिलेगा। कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता होगा जहाँ से हम अंदर जा सके, क्योंकि दोस्तों एयरपोर्ट की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट होती है, लेकिन उस समय इतनी सिक्योरिटी रहती नहीं थी जितना आज के टाइम पर रहती है। तो वो 10 दिन तक रेकी करने के बाद उन्हें एक चोर दरवाज़ा मिल ही जाता है जहाँ से वो एयरपोर्ट टर्मिनल में दाखिल हो जाते हैं। प्लेन से कुछ दूरी पर पहुँचने के बाद दोनों वक्त का इंतज़ार करते हैं कि कब वहाँ से लोगों की आवाजाही बंद हो और वो वहाँ पर जा सकें। इंतज़ार करने के बाद लोगों की आवाजाही बंद होती है और दोनों प्लेन के पास पहुँचते हैं। एक भाई एक तरफ के लैंडिंग गियर की चढ़ता है और दूसरा भाई दूसरी तरफ के लैंडिंग गियर में चढ़ता है, क्योंकि दोस्तों लैंडिंग गियर में इतनी थोड़ी बहुत जगह होती है कि वहाँ पर एक आदमी आराम से छुप सके। तो दोनों भाई लैंडिंग गियर के अंदर छुप जाते हैं। दोनों ऐसे लड़के, एक की उम्र 23 साल, एक की उम्र 19 साल, जिन्हें कुछ अता पता नहीं, बस जानकारी जुटा के जो वो चढ़ गए थे उसमें, क्योंकि उन्हें तस्कर से भी थोड़ा जानकारी मिल गई थी कि कैसे वो उन्हें लगेज रूम में बैठा के निकालेगा। तो उसी जानकारी के आधार पर वो लैंडिंग गियर में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्लेन वहाँ से टेक ऑफ करता है और जब प्लेन एक तय ऊंचाई पर पहुँच जाता है तो पायलट उस प्लेन के टायरों को लैंडिंग गियर के अंदर बंद करता है। अब जब टायर लैंडिंग गियर के अंदर आते हैं तो उसकी हरकत, उसकी हरारत और उससे जो गर्मी पैदा होती है, दोनों के होश उड़ जाते हैं। कुछ समय बाद प्लेन अपनी टॉप ऊंचाई को छूता है और जो ऊंचाई उसने छुई वो 40 से 50 हज़ार ऊपर थी। यानी अगर हम देखें तो एक माउंट एवरेस्ट के चौगुना 5वां गुना ऊंचा। माउंट एवरेस्ट पर भी जब कोई पर्वतारोही जाता है तो वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जा नहीं सकता, क्योंकि एक ऊंचाई के बाद वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के वहाँ जाना संभव नहीं। तो अब दोनों भाई अपने आप को लैंडिंग गियर में छुपाए हुए 800-900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है, तेज इंजन का शोर, ऊपर से -60 डिग्री टेम्परेचर। यहाँ से हम सीधे चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ पर प्लेन हीथ्रो एयरपोर्ट में लैंड करता है। बीच की कहानी आपको आगे पता चलेगी। 10 घंटे के लंबे सफ़र के बाद आखिरकार प्लेन हीथ्रो एयरपोर्ट में लैंड करता है। लैंड करने से पहले पायलट उसके गियर बॉक्स में से टायर बाहर निकालता है और प्लेन रनवे पे लैंड करता है। प्लेन के रनवे पे लैंड करने के बाद सबसे पहले वहाँ पर
लगेज उठाने वाले लोग पहुंचते हैं और जैसे ही पहला आदमी वहां पर पहुंचता है वो देखता है कि रनवे पर कोई आदमी पड़ा हुआ है और वो करहा रहा है। जब वो देखता है तो बाकी अपने आला अधिकारियों को बुलाता है, सब आते हैं, सब देखते हैं कि कोई आदमी रनवे पे पड़ा हुआ, घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और वो दर्द से करहा रहा है। उस टाइम सबसे पहले प्राथमिकता उसे दी जाती है, जल्द से जल्द एम्बुलेंस बुलाई जाती है और उसे जैसे ही स्ट्रेचर में रखा जाता है वो तभी बेहोश हो जाता है। एम्बुलेंस में रखकर उसको सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर उसका 5 दिन तक उपचार चलता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये थी कि उस रनवे पर सिर्फ एक ही भाई मिलता है, प्रदीप सैनी, जो कि बड़ा था। छोटे भाई का भी कोई अता पता नहीं कहाँ पर है वो। 5 दिन के उपचार के बाद जब प्रदीप सैनी को थोड़ा बहुत होश आता है तो जिसे देखकर डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे कि आखिर ये बचा तो कैसे बचा। जैसे ही उसे 5वें दिन होश आता है वो सबसे पहले ये सवाल करता है कि मेरा छोटा भाई कहाँ है। जब बाकी लोग ये सुनते हैं कि छोटा भाई, तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ था, तो वो बताता है कि वो भी मेरे साथ ही था। मैं एक तरफ के लैंडिंग गियर बॉक्स में था और वो दूसरी तरफ के लैंडिंग बॉक्स में था। तो अब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि इसमें एक शख्स नहीं बल्कि 2 शख्स थे। तो सारे पुलिस स्टेशन में इस बात की इत्तला करी जाती है। अब 5वें दिन ही एक रिचमोंड जगह है, लंदन में एक रिचमोंड जगह है, जहाँ से ये खबर आती है कि किसी व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुँचती है और उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उस डेड बॉडी में से उसकी एक आईडी मिलती है जिसमें उसका नाम विजय सैनी पता चलता है, उम्र पता चलती है। और जब पुलिस वाले को उसकी उम्र और नाम का पता चलता है तो उसकी आईडी लेके सीधा प्रदीप सैनी के पास जाते हैं। जब प्रदीप सैनी को दिखाया जाता है उसकी फ़ोटो तो प्रदीप सैनी उसे पहचान लेता है और वो ये कहता है कि ये मेरा भाई है। पुलिस वाले प्रदीप सैनी को बताते हैं कि विजय सैनी की मौत हो चुकी है और जब ये खबर प्रदीप सैनी सुनता है तो वो एकदम टूट जाता है और वो इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है। वो कहता है कि अगर मैं अपने साथ अपने छोटे भाई को लाता ही नहीं तो क्या पता आज वो जिंदा होता। अब पुलिस वाले प्रदीप सैनी से पूछते हैं कि तुम यहाँ आए कैसे। अब प्रदीप सैनी पुलिस वालों को अपनी पूरी कहानी बताता है कि हम कैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से चढ़े। एक भाई ने अपने आप को एक गियर बॉक्स में छुपाया और दूसरे ने दूसरे गियर बॉक्स में, और जब प्लेन हवा में चढ़ा और जब उसने अपनी ऊंचाई पकड़ी तो वहाँ पर इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मानो सांस लेना ही मुश्किल था। ऊपर से इंजन का इतना तेज़ कान फोड़ देने वाला आवाज़ थी कि मानो कब हमारी दिमाग की नसें फट जाएं। साथ में इतनी ठंड थी कि जो सांस भी थी वो जम रही थी हमारी। हर मिनट में ये भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, लेकिन न जाने कैसे मैं यहाँ तक पहुँच गया। विजय सैनी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें यह बताया गया था कि इसकी मौत दिमाग की नस फटने के कारण हुई थी और इसकी मौत तभी हो चुकी थी जब प्लेन टेक ऑफ के बाद आसमान में पहुंचा था। उधर प्रदीप सैनी के बारे में डॉक्टरों ने ये कहा कि इसका बचना एक चमत्कार से कम नहीं है और ये इसलिए बच पाया क्योंकि इसके दिमाग ने रिएक्ट करना बंद कर दिया था। तभी ये इतनी ठंड को सह पाया, इंजन के तेज़ शोर को सह पाया और तेज़ हवा को सह पाया। जब वो हॉस्पिटल में एकदम ठीक हो जाता है तो पुलिस वाले उसे अपनी कस्टडी में लेते हैं क्योंकि वो वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से आया था, क्योंकि उसके पास ना तो कोई पासपोर्ट था ना तो कोई वीज़ा था। तो पुलिस वाले उसे अपनी कस्टडी में लेते हैं और उस पर मुकदमा चलाते हैं। जज साहब के सामने प्रदीप सैनी यही कहता है कि सर मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ की कोर्ट मुझे अपनी शरण दे, क्योंकि भारत में मेरी जान को खतरा है, तो आप लोग मुझे अपनी देश में शरण दीजिए। इस मुकदमे का फैसला 2014 में आया, यानी लगभग
18 साल बाद। और जज ये कहते हैं कि क्योंकि ये लंदन में हमारी शरण में आए हैं तो अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन्हें लंदन में अब शरण दें। और क्योंकि ये दोनों भाइयों ने अपनी जान को जोखिम में डाला तो वाकई में इन्होंने एक बहादुरी का काम भी करा है। और ये उस जज के स्टेटमेंट में साफ तौर पे लिखा भी गया है। तो अब प्रदीप सैनी को वहाँ की लंदन की नागरिकता मिल चुकी है और वो वहाँ पर लंदन में ही रह रहा है। आज वो वहाँ पर अब टैक्सी चला रहा है, शादी कर चुका है, उसके 2 बच्चे हैं। और भाग्य की विडंबना देखिए, जिस हिथरो एयरपोर्ट में वो एक टाइम पर तड़प रहा था, उसी हिथरो एयरपोर्ट में आज वो खाना सप्लाई भी करता है। लास्ट में प्रदीप सैनी ने ये भी बताया था कि किस तरह वो 10 घंटे उसके उस प्लेन में बीते। आज उसे अपने भाई की मौत का भी बहुत दुख है। वो ये कहता है कि काश मेरा भाई भी मेरे साथ होता, या तो मैं भी अगर उसी के साथ मर गया होता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। तो एक ये दर्द है उसके जीवन में जो कभी नहीं भरेगा। लेकिन आज वो इंग्लैंड में ही है, अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। जल्द लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।